हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो आज आपका सभी का एग्जाम है, उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएसटी का रैपिड रिवीजन महामैराथन आप कह लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आप कह लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन 100% आने के चांसेस होते हैं। तो मैंने सारे ही टॉपिक, जितने भी टॉपिक एसएसटी के लिए दिए गए हैं सेकंड ग्रेड में, सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, दर्शन शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी के प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। एक तरीके के शॉर्ट नोट्स यहाँ आपके लिए रेडी किए गए हैं। तो सारे ही जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस नहीं है, वन शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको लेंथ लगे तो स्पीड बढ़ाकर आप देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। एग्जाम देने से पहले आपको जरूर देखना है। जीके का पेपर देने के बाद में आपके पास जो टाइम है 2-2.5 घंटे का, उसमें आप इसको जरूर देखिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता हमारी। तो ये देखिए जो है वो पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, शॉर्ट नोट्स है आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता है, किस तरीके की है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा नगर की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा नगर में R37 क्या था? तो एक R37 एक कब्रिस्तान था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी का स्थल जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। देखिए शॉर्ट नोट्स हैं ये, तो सारे टॉपिक यहाँ कवर किए गए हैं। तो थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ के इनको करेंगे। अगला है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई? 1942 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। जहाजों की गोदी मिली या डॉक यार्ड अभी बताया, कहां से? लोथल से। हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त ईंटों का आकार क्या था? 4:2:1 सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में तौलने की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? 16:32 थी। कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है वो कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ कहां? पाकिस्तान में है। हड़प्पा नगर ज्यादातर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन एक नगर 3 भागों में विभाजित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हड़प्पा के जो नगर थे वो ज्यादातर 2 भागों में विभाजित थे, परंतु एक नगर ऐसा था जो कि 3 भागों में विभाजित था। और वो कौन सा नगर था? वो नगर था आपका धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार का था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है हड़प्पा काल से। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्न भंडार जो है वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। किस पशु ने से हड़प्पा वासी जो है वो परिचित थे? क्वेश्चन आया हुआ है। हाथी, गेंडा और हिरण से ये परिचित थे। ऑप्शन में कुत्ता था, तो कुत्ते से ये परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। हड़प्पा वासी कौन सी फसल बोते थे? गेहूं, सरसों और चावल को बोते थे। हड़प्पा सभ्यता के टीले का सबसे पहले उल्लेख किया किसने? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता का टीले का सबसे पहले उल्लेख किया है। हड़प्पा सभ्यता भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता भूकंप के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रारंभ की थी कहां? सिंधु वासियों ने जो है वो सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। हड़प्पा से कौन सी फसल थी? गेहूं, सरसों और चावल। और कपास की खेती प्रारंभ करने वाले कौन थे? सिंधुवासी लोग थे। हड़प्पा सभ्यता में धातु मूर्तियों की ढलाई की एक विधि का प्रयोग करते थे, जो कौन सी विधि थी? मधुचिटस जो विधि है, मधुचिटस
चीठ, तो देखिए आप इसका प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो ये विधि थी। कालीबंगा स्थित कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। बलूचिस्तान जो है वो कहाँ? पाकिस्तान में है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ से बनावली मितावली से प्राप्त हुए हैं? इस सभ्यता के अंतर्गत समाज कैसा था? मातृ प्रधान समाज था। कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज? मातृ प्रधान। स्त्रियां कंघी, दर्पण, काजल, सुरमा, सुंदर बालों की पिन, इत्र, पाउडर, लिपस्टिक का प्रयोग करती हुई सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। देखा उस समय भी महिलाएं श्रृंगार कितना करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल का प्रचलन था? तो जुए का प्रचलन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में था। अगला है कि सभ्यता के लोग जो है वो अश्व मतलब घोड़े से परिचित नहीं थे। अभी मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो घोड़े से परिचित नहीं थे। कौन कौन से मैंने बताए थे जानवर? हाथी बताया था, गेंडा बताया था, और कौन सा बताया था? एक बताया था हिरण। तो इन जानवरों से परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। किस? हड़प्पावासी लोग। तो किससे परिचित नहीं थे? अश्व से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। सर्वाधिक पवित्र वृक्ष माना जाता था पीपल को। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और लोथल पड़ता है गुजरात में। भावचित्र यानी इंडोग्राफिक लिपि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मानी जाती है, और ये लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। किस सभ्यता में बांध निर्माण कराए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वो बांध का निर्माण कराए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस सभ्यता में भवन निर्माण 3 भागों साधारण, सार्वजनिक भवन और अन्न भंडार गृह में विभाजित था? तो ये भी कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की समानता किस अन्य सभ्यता से कर सकते थे? तो सिंधु घाटी की समानता है वो सुमेर की जो सभ्यता है उससे हम कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव किस क्षेत्र में व्यापक हुआ? तो धर्म में जो है वो सिंधु घाटी का जो है वो प्रभाव व्यापक हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ईरान भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था की समानता कौन से वेद से की जाती है? अब देखिए जैन अवस्था का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसकी जो समानता है वो भारत जो हमारा वेद है ऋग्वेद उससे इसकी समानता मतलब एक जैसे ये लगते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो जैंदावस्था के समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु नदी थी। ऋग्वेदिक काल में राजा को किस क्षेत्र का स्वामी? युद्ध का स्वामी कहा जाता था। किस काल में दशराग्य युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी परुषणी नदी के तट पर जो है ये युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध। अगला है वैदिक काल में दीर्घ काल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेदिक कालीन मुख्य देवियां कौन सी थी? उषा, आदिति और सूर्या थी। ऋग्वेद काल में सुदखोर को कहा जाता था किसको? बैकनाट। सुदखोर को क्या कहा जाता था? बैकनाट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक विकसित राज्य एवं वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व राज्य कौन सा था? पांचाल राज्य जो है वो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक विकसित और वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राज्य था। कौन सा राज्य अपनी दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था? तो ये भी कौन सा था? पांचाल, क्योंकि सर्वाधिक विकसित था। कुल उपनिषद सामान्यतः कितने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा है परंतु काफी महत्वपूर्ण है। तो कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं। वैदिक काल में जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते थे? नैष्टिक कहा जाता था, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अध्ययन करते थे। दूध में पकाकर खाए जाने वाले व्यंजन वैदिक काल में क्या कहलाते थे?
ओदन कहलाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, खीर बोलते हैं ना, वो वैदिक काल में ओदन कहलाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल से हमको प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक कालीन भरतवंशी जन के राजा का नाम क्या था राजा सुदास, और किसके बीच में जो है वो दशरागे युद्ध हुआ था, आपको करवा चुकी हूँ, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। अगला है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो क्या है? न्याय सूत्र। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। श्रुति यानी सुनना। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो लगध जो है वो वैदिक ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। कौन सा वेद 1028 सूक्तों में विभक्त है? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त यानी सूत्र हैं। ऋग्वेदिक कालीन परिवार था कैसा? पितृ सत्तात्मक परिवार था। अभी मातृ सत्तात्मक परिवार मैंने अभी बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी। ऋग्वेद में परिवार कैसा था? पितृ सत्तात्मक। विवाह के अवसर पर वधू एक विशेष वस्त्र पहनती थी, उसे क्या बोला जाता था? उस वस्त्र को वधू बोला जाता था। वधूय, वधू के द्वारा पहना गया वस्त्र वधूय। ऋग्वेद काल में ये किस संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद काल में जो है उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। लड़कों और लड़कियों को अपने लिए पति और पत्नी चुनने का स्वतंत्रता थी ऋग्वेद काल में। देखिए कितना मॉडर्न था ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों का स्थान कैसा था? सम्मानीय था। स्त्रियों को बिल्कुल शिक्षा दी जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था, तो सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। ऋग्वेद में किस पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है? तो पशु पूजा का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में किनकी रचना हुई है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। आश्रम का संबंध है मनुष्य के व्यक्तिगत सुधारों और संस्कारों से। किस आश्रम में मनुष्य रहकर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है? गृहस्थ आश्रम। हमारे 4 आश्रम बताए हैं, गृहस्थ आश्रम और कौन सा? सबसे पहले तो कौन सा माना जाता है? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, ऐसे 4 हैं। गृहस्थ आश्रम दूसरे नंबर का आता है, पहले का आप कमेंट करके बताइए। देखा अभी ऐसे दिमाग से निकल जाता है ना, कितना इजी है। और किस काल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो शोचनीय थी? तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक क्या कहलाते थे? तो श्रमण कहलाते थे। क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वैदिक संहिता के साथ मानी जाती है? सामवेद के साथ। सामवेद में जो है वो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो सामवेद का संबंध संगीत से जुड़ा हुआ है। अदिति किसकी देवी थी? सर्वव्यापी प्रकृति देवी मानी जाती हैं अदिति। गोप वैदिक युग की किस राजनीतिक इकाई का अधिकारी था? तो जन का अधिकारी था। कौन? गोप। अब आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, नेक्स्ट आता है हमारा बौद्ध धर्म। वो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। लुम्बिनी गांव में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, मौसी का नाम गौतमी था जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। पहली बार बौद्ध परंपरा में जो इनका निधन हुआ उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म का संकेत 8 चक्रीय पहिए से बौद्ध धर्म संकेत माना जाता है। बौद्ध धर्म में थेरागाथा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो थेरागाथा जो उसके संस्थापक माने जाते हैं महाकाचायन। ठीक है। तंत्र मंत्र से प्रभावित कौन सा बौद्ध संप्रदाय है? वज्रयान संप्रदाय तंत्र मंत्र से प्रभावित है। बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का कांट कौन सा बौद्ध महायानी कहलाता है? तो धर्म कीर्ति जो है वो भारत का महायानी, भारत का कांट कहलाता है, बौद्ध महायानी है। नेपाल के बौद्ध मत के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा बौद्ध दार्शनिक गया था? तो वसुबधु जो है वो नेपाल गया था प्रचार प्रसार के लिए। माध्यमिक बौद्ध धर्म शाखा का ए है
का वह दार्शनिक जिसने चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो वो थे कौन? कुमार जीव, जिन्होंने चीन में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 16 महाजनपदों की सूची को किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंगुत्तर निकाय से जो है वो हमारे 16 महाजनपद हैं, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, ये सब जनपद जो है, मगध जनपद, तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद? अभी देखे हमने 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई? तो 6ठी शताब्दी से पूर्व से जो है महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ किया गई। ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, महावस्तु और सुत्त निपात जो है वो क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, महावस्तु और सुत्त निपात। बुद्ध का संबंध किस वंश से है? शाक्य वंश से पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो वो घटना क्या कहलाती है? तो उस घटना को संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का आधारशिला मगध में रखी, किंतु बौद्ध धर्म की वास्तविक प्रगति किस राज्य में हुई? कौशल राज्य में। महात्मा बुद्ध को कौन सा रोग हुआ? अतिसार रोग हुआ था महात्मा बुद्ध को। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये सभी क्या है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। मैं बहुत अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ। अनंतवाद का संबंध जो है वो किससे? बौद्ध धर्म से है। दीपक की लो या चिंगारी का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। अनिश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्षणिकवाद का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। निर्वाण का अर्थ है बुद्ध धर्म में बुझ जाना, बुझा हुआ। निर्माण प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अहर्त कहा जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? पाली थी। पूछा गया क्वेश्चन है। जातक साहित्य संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। 3 टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगला आता है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। अब देखिए दोनों में कंपेयर करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था ना, और इनका जन्म होता है महावीर स्वामी जी का 599 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में, और बुद्ध जी का जन्म होता है लुम्बिनी में। ठीक है, अब इनका जन्म वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में होता है 599 ईसा पूर्व। अब स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब देखिए एक चीज यहाँ कॉमन ये होती है कि यहाँ महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। स्वामी जी किस राजवंश से थे? तो ज्ञात्रिक राजवंश से ये माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। महावीर और महात्मा बुद्ध कौन से थे? शाक्य राजवंश से थे। स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोदा और यशोधरा, ठीक है। जैन धर्म में देखिए दोनों को अगर साथ में आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तब अच्छे से होगा। अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको अभी डायरेक्ट करवा रही हूँ, अदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट ग्रेड में क्या है, बहुत सारे बच्चों ने जो 5th ऑप्शन है ना जो अनुत्तरित उत्तर उसको फिल नहीं किया है, तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ। काफ़ी सारे का 40% फर्स्ट पेपर में नहीं आने के कारण हुआ। तो फर्स्ट पेपर आपको बहुत ही ध्यान से करना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी कोशिश करनी है, नेगेटिव आपको करना ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है। 5th ऑप्शन जरूर फिल करना है। जैसे 150 क्वेश्चन टोटल हैं तो 150 ही गोले आपको काले करने हैं। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन हैं तो 100 ही गोले काले करने हैं, खाली नहीं छोड़ कर आना है बच्चों, क्योंकि उससे आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से बाहर हुए हैं।
तो आगे है हमारा जो महावीर स्वामी जी है, पत्नी का नाम यशोदा। जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश किस तीर्थंकर ने दिया? तो पार्श्वनाथ ने जो है जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह जो है वो तीर्थ कर है, जो कि किसने मूल शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी थी। महावीर स्वामी कौन से 5वें महाव्रत का पालन किया? ब्रह्मचर्य का। 4 जो है वो शिक्षाएं जो दी थी, महाव्रत दिए थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। बाकी ब्रह्मचर्य 5वें नंबर का दिया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से दक्षिण भारत में प्राण अपने त्यागे थे। कहां पर? श्रवण बेलगोला में। अब संलेखना विधि क्या थी कि भूखे रहकर भोजन का और अन्न का और पानी का त्याग करके जो है अपने शरीर का त्याग करना, मतलब भूखे रह करके एक तरीके से। तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। जैन साहित्य में अंगों की संख्या कितनी है? 12 है जैन साहित्य में अंगों की संख्या। महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं का संग्रह जो है वो किस में है? तो महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं का संग्रह कहाँ मिलता है? नाया धम्म कहा सुत में जो है इनके शिक्षाओं का संग्रह प्राप्त होता है। महावीर का शिष्य जिसने आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, मकाली घोषाल जो है वो महावीर का शिष्य जिन्होंने आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, मकाली घोषाल। शलाका पुरुष अवधारणा संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था? तो ये प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्र में। उसमें जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन कब हुआ? प्रथम जैन संगति में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए हैं। अरे अपरिमित पराक्रम के प्रदर्शन के कारण वर्धमान का नाम पड़ा महावीर। अब देखिए, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। कितनी वर्ष की अवस्था में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। अनेकांतवादी सिद्धांत किस दर्शन में है? जैन दर्शन में। स्यादवाद का सिद्धांत भी किस में है? जैन दर्शन में। कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, अर्थात जैन दर्शन में मोक्ष को कहा? निर्वाण कहा गया। सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है जैन दर्शन में। बौद्ध दर्शन में मैंने आपको बताया था, बौद्ध दर्शन में क्या थे? अष्टांगिक मार्ग थे। त्रिरत्न सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैन धर्म में जो है वो त्रिरत्न आपको बता दिए, सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र। जैन धर्म में 3 गुणव्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, अनर्थ व्रत और देश व्रत। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में जैन धर्म विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर बता दिया। महावीर के मूल सिद्धांतों में वस्त्र धारण न करने वाले क्या कहलाए? दिगंबर। और जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म का विकास किस शताब्दी में? 11वीं से 12वीं शताब्दी में। प्रथम जैन सभा बताई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जो है वो कहां पर होती है? वल्लभी में। ठीक है, तो 4 टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगला आता है मौर्य और गुप्त काल। देखिए, टॉपिक वो हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक जो है वो किसने बनाया था? तो अशोक का कश्मीर का प्रथम शासक किसने बनाया? कल्हण के द्वारा बनाया गया। किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या की गई थी? बृहदत्त का जो है उसके सेनापति द्वारा हत्या की गई थी। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में। उसके बाद में हृदय परिवर्तन किया और क्या बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस शिलालेख में है? मास्की और गुजरा शिलालेख में जो है अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। अमित्र घात के नाम से कौन सा मौर्य राजा जाना जाता है? तो बिंदुसार अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में विभाग क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। सर्वप्रथम अभिलेख अशोक के खोजे गए कहाँ? टिपेनथेलर में जो है वो खोजे गए सबसे पहले अशोक के क्या
अभिलेख। टिपेन थेलर ने खोजा था। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। मौर्य का वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अभी बताया जैन धर्म जो है वो स्वीकार किया था और संलेखना विधि के द्वारा शरीर को त्यागा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिशेन थे। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ का मुख्य स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन? हरिशेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों की मंडली क्या कहलाती थी? तो नवरत्न कहलाती थी विद्वानों की मंडली। चीनी यात्री हेनसांग गुप्त नरेश के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे? विक्राम था, विक्रमादित्य, परम भागवत, उसी के साथ में सकारी। तो ये किसके नाम थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म था, बिल्कुल वर्ण व्यवस्था का आधार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो किसका? जहांगीर का। और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिशेन। दोबारा रिपीट कर दिया है। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार होता था कहां से? दक्षिण पूर्वी एशिया से। भारत का प्रथम ऐसा सम्राट जिसने भारत में राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से किस शासक के प्रारंभिक जीवन का प्रकाश पड़ता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किससे? जैन दर्शन का परिशिष्ट पर्वन से, क्योंकि जैन जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैन ग्रंथ को अपनाया था। मौर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रमुखतः तीन विचारधाराएं कौन सी थी? मौर्य पारसी थे, मौर्य शूद्र थे और मौर्य क्षत्रिय थे। सेल्यूकस का ने कौन सा प्रदेश चंद्रगुप्त को दिया था? तो एरियाना प्रदेश जो है वो चंद्रगुप्त को दिया था। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस की पुत्री ये आ गया ना यहाँ, हेलेना का विवाह किया था चंद्रगुप्त के साथ में। किस शिलालेख में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो रुद्र दमन शिलालेख से मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बिंदुसार का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कहीं एक ही समझ के उत्तर ना लगाइए, है ना। तो बिंदुसार के बेटे चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। और किसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति? दोबारा रिपीट करियो, हरिशेन ने, जिसमें कि समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का जो है उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत के 12 नरेशों के संघ को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोह स्तंभ दिल्ली की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, ठीक है। शकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो शकों पर विजय के बाद जो है वो शकारी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। खुदा का कहर किसे कहा जाता है? हुणों को कहा जाता है। रघुवंश किसकी? कालिदास की रचना है। अगला टॉपिक है भक्ति और सूफी व्यवस्था। सूफियों का निवास स्थान खानका कहलाता है। सर्वप्रथम सूफी लेखक थे अबू हमीर गज्जाली। चिश्ती सिलसिला प्रारंभ किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बयाजीद थे। वहदत उल वजूद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सूफी से। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा अमीर खुसरो ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। सुल्तान तारकीन अर्थात सन्यासियों की का सुल्तान किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कव्वाली की शुरुआत मानी जाती है अमीर खुसरो के द्वारा। भारतीय योग पद्धति को अंगीकार करने वाले सिलसिले का नाम क्या था? चिश्ती सिलसिला, जिन्होंने भारतीय योग पद्धति को स्वीकार किया।
सूफी भाषा में मुर्शीद से क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक गुरु को क्या कहा जाता है? मुर्शीद कहा जाता है। और सूफियों का निवास स्थान खानका कहलाता है। रामानुजाचार्य के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण भारत में। भक्ति का प्रादुर्भाव कहां से सबसे पहले होता है? दक्षिण भारत से। आलवार और नैनार के लिए दक्षिण में किस राजवंश का शासन विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो पल्लव राजवंश का। आलवार और नैनार जो है वो दक्षिण में कौन सा राजवंश था? पल्लव राजवंश। गुरु नानक के 30 वर्षों की अवधि में देश में 5 चक्कर लगाए गए, क्या ये कहा जाता है? किसके द्वारा? उदासीस के ने इसे ये कहा था। मराठी गीतों की रचना क्या कहलाती है? अभंग कहलाती है मराठी गीतों की रचना। दक्षिण में नैनार शिव के आराध्य देव मानते हैं, वही आलवार विष्णु को आराध्य देव मानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैनार मतलब शिव, 3 आंखें थी, तो इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं। नैन मतलब आंख, तो नैनार शिव थे और आलवार विष्णु थे। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में किस विशिष्टता को जोड़ा? तो कीर्तन को जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन में जोड़ा था। पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस कहलाते हैं। वेदांत सूत्र, वेदांत संग्रह, वादरायण का भाष्य तथा भगवत गीता रामानुजाचार्य जी के द्वारा लिखी गई। श्री रंगवटनम में बद्रिकाश्रम की स्थापना रामानुजाचार्य के द्वारा की गई। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो रामानुजाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। मायावाद का सिद्धांत जो है वो शंकराचार्य ने दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत कौन आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में है। वल्लभाचार्य के अनुयायियों का प्रमुख स्थान नाथद्वारा में है। वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मुगल काल। 1526 से लेकर के 1707 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनते हैं वो हम देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप फटाफट रिवीजन करना है। पहले देख लेना, उसके बाद स्पीड बढ़ा के आपको देखना है। बाबर 12 वर्ष की उम्र में कहाँ का शासक बना था? तो फरगना का शासक बना था। केवल कितनी साल के थे? 12 वर्ष के। भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को किसने प्रेरित किया था? दौलत खां लोधी ने जो है वो बाबर को प्रेरित किया था। तोपखाने का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में किया था? भीरा युद्ध में किया था। अकबर का जन्म कब और कहां? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के यहां हुआ था अकबर का जन्म। खानवा युद्ध से पहले बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को समाप्त कर दिया था? तगमा कर को समाप्त कर दिया था खानवा युद्ध से पहले बाबर ने। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस मुगल इतिहासकार ने दिया है? जो आसफ खां के अधीन एक योद्धा के रूप में हल्दी घाटी में लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का आंखों देखा वर्णन जो है वो बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। जमरूद कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में। 1602 में अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? सलीम ने। अबुल फजल बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो एक रचनाकार थे, तो अबुल फजल की हत्या सलीम के द्वारा करवाई गई। शाहजहां मुमताज महल का जो है मुमताज महल के पति थे। इनकी शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का नाम क्या था? मिर्जा अजीज की का था, जिनकी याद में इन्होंने क्या? ताजमहल बनवाया। कर्नल टोड ने राठौड़ का यूलिसेस यूनान का महान योद्धा किसे कहा? दुर्गादास राठौड़ को कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा या यूनान का महान योद्धा। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने पत्र लिखा। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जफरनामा। क्या नाम था? अगले पेज पे है, ये रहा ना, जफरनामा। ठीक है। मुगल उत्तराधिकारी ने ज्येष्ठ अधिकार के विपरीत कौन सी मुगल से तैमूर प्रथा को अपनाते थे? तो
सहदायात को अपनाते थे। अगला है दक्षिण के टोडरमल के नाम से कौन विख्यात है? तो दक्षिण के टोडरमल के नाम से मलिक अंबर जो है वो विख्यात है। मीर जुमाल दक्षिण में किस राज्य का वजीर था? गोलकुंडा का था। मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। बताया था अकबर ने मानसिंह को 5,000 का मनसब दिया था सबसे पहले। अगला है कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब जो है वो बहुत ही कुशल वीणा वादक थे। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किया था फैजी के द्वारा। ताजमहल का शिल्पी कौन था? कल के वीडियो में मैंने करवाया था उस्ताद ईसा, जो कि ईरान के थे। सीधे रचेत यानी किसान में माल गुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जनता को जरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की किसने? औरंगजेब ने। किस मुगल शासक का शासन सबसे विस्तृत है? औरंगजेब का। तख्ते ताऊद की रचना शाहजहां ने की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। सुलह नीति का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। रामदास और महादास प्रसिद्ध गायक किस सम्राट के दरबार में थे? शाहजहां के दरबार में। शाहजहां बहुत ही मतलब उसमें इंटरेस्ट रखते थे संगीत वगैरह में। मुगल सम्राट चित्र रचना की शैली को देखकर चित्रकार का नाम बता देता था। कौन? जहांगीर। कितना मतलब चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर का काल। अगला है मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी कर्णावती ने जो है वो हुमायूं को राखी भेजी थी। कर्मावती कर्णवती ये लिखा हुआ आता है। अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व मामलों के विशेषज्ञ कौन थे? राजा टोडरमल। 1707 में किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई। किस शासक के काल में कला साहित्य स्थापत्य कला और प्रतिनिधि के बावजूद सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो औरंगजेब के काल में। अकबर के काल में कितने सूबे थे? 15 सूबे थे। सर्वाधिक सूबों की संख्या अकबर के काल में थी। न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने। जरोखा दर्शन प्रतिबंध किया था औरंगजेब ने। अब अगला अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को तो आप मान लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने वाली प्रथम विदेशी महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? पृथक निर्वाचन कब आया था? 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। नरम दल और गरम दल के में समझौता 1916 में एनी बेसेंट के प्रयासों से कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। लखनऊ समझौते के दौरान नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। बिना अपील बिना दलील का कानून क्या कहलाता था? रोलेक्ट एक्ट कानून कहलाया था, जिसे काला कानून कहकर भी संबोधित किया गया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित वह किस कारण स्थगित हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन चला कब था? 1920 में स्थगित हुआ। 1922 में चोरा चोरी कांड के दौरान बाद में जो है वो स्थगित हुआ। 1923 में कांग्रेस से अलग होकर नेहरू दास व अन्य कौन सा संगठन बनाया था? तो 1923 में कांग्रेस से अलग होकर नेहरू दास व अन्य ने जो संगठन बनाया वो स्वराज दल बनाया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य कब घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कहां गया? और गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की असंतत्य महत्वपूर्ण घटना है। ये विचार किसका है? तो ये विचार किसके माने जाते हैं? के.एम. मुंशी के विचार हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया कलकत्ता अधिवेशन में। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो स्वराज की मांग उठाई गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज की मांग उठाई गई थी। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व फिरोज शाह मेहता के द्वारा। असहयोग आंदोलन के समय यह किसने कहा कि जब जन उत्साह अपनी चरम पर पहुंच रहा था
तब उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये कथन कहा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी गई थी? लखनऊ समझौता के दौरान। तो देखिए ये समझौते जो महत्वपूर्ण है वो याद रखने हैं। कौन से समझौते में क्या हुआ था? हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? खिलाफत आंदोलन का। स्वराज दल की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे प्रांतीय परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और स्वराज प्राप्त करना। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया? 1920 से 22 तक चलाया और फिर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरा चोरी घटना हुई थी उसके बाद में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कितने लोगों के साथ दांडी मार्च किया था? 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च किया था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। दिसंबर 1931 में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये दिसंबर 1931 में जो है वो लंदन गए। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 जनवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था। वेबल योजना कब प्रकाशित की गई? 1945 में जो है वो वेबल योजना प्रकाशित हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 में। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 के अधिनियम से संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 1930 में सिविल नाफरानामी आंदोलन चलाया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय संघ और संयुक्त राष्ट्र। तो राष्ट्रीय संघ और संयुक्त राष्ट्र देखते हैं। राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई? वर्साया की संधि के तहत। राष्ट्रीय संघ के जनक वुडरो विल्सन कहलाते हैं। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी और फ्रेंसी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी। यूएनओ की पहली बैठक कहां पर हुई? 10 फरवरी 1946 को लंदन में होती है। यूएनओ महासचिव एक बार में कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। भारत अब तक कितनी बार यूएनओ सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया? 6 बार। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 4 नवंबर को। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। अगला है यूएनओ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2003 में हुई थी। नीला हेलमेट प्रतीक है यूएनओ शांति सेना से। वर्तमान यूएनओ की सदस्य संख्या, ये देखिए करंट का नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी। अगला है दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। यूएनओ की अधिकृत भाषाओं की संख्या 6। यूएनओ जनसंख्या नियंत्रण कोष का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। डब्ल्यूएच का मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। यूएनओ महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अटलांटिक चार्टर का संबंध यूएन से है। हाल ही में सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी चुना गया, तो ये छोड़ दीजिएगा। अगला है भारत में कौन सी बार यूएनओ का स्थायी सदस्य चुना गया? तो ये इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला देखते हैं हम, शिवाजी को देख लेते हैं। ठीक है, यूएनओ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो कि कहाँ? पूना में है। हिंदू पद पादशाही व हिंदुत्व धर्मोद्वारक की उपाधि धारण की शिवाजी के द्वारा। पुरंदर की संधि किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। शिवाजी के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था उनकी माता जीजाबाई ने।
शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। 14 जून 1974 में जो है वो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। जदुनाथ सरकार के द्वारा ये कहा गया था शिवाजी के बारे में। अष्टप्रधान प्रणाली की शासक की देन है शिवाजी की। मराठाओं में नगद वेतन प्रणाली की देन शिवाजी की। शिवाजी का मुख्यतः किस प्रकार की सेना थी? पैदल और घुड़सवार सेना थी मोस्टली शिवाजी के पास। शिवाजी की सेना में मावली सैनिक कौन थे? एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी मावली। शिवाजी, अशोक, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी के शासन में भूमि की पैमाइश रस्सी के स्थान पर किससे की जाती थी? काठी और जरीब से की जाती। जरीब जो है वो भूमि मापन की एक तरीके का फीता होता है। रानाडे के अनुसार चौथी सैन्य कर क्या था? तीसरी शक्ति से सुरक्षा प्रदान के बदले में वसूल किया जाने वाला कर। शिवाजी के शासन में आज तक का तहसीलदार किसके बराबर था? तो पटेल के बराबर। शिवाजी के शासन में अपील की अंतिम अदालत थी वो क्या थी? हाजिर मजलिस। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 को। पिता का नाम शहाजी भोसले। राजा के 8 मंगी यानी अष्टप्रधान किसके प्रति उत्तरदायी थे? राजा के। भूमि के ठेके पर देने की प्रथा मराठा शासक ने बंद की, किसने? शिवाजी ने। अब आता है विश्व शांति और भारतीय प्रयास। विश्व शांति के बारे में क्या उपबंध है? संवैधानिक उपबंध है। भारत चीन के मध्य 1954 में कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता हुआ। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रमंडल संघ क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशों का संघ है। राष्ट्रमंडल संघ देशों के एक दूसरे के जहां राजपूत भेजते हैं उनको क्या कहते हैं? उच्चायुक्त कहते हैं। असंलग्नता का अभिप्राय है किसी गुट के साथ नहीं होना। गोवा किस देश के नियंत्रण में था? पुर्तगाल के नियंत्रण में था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 में किया गया। भारत में सबसे विनाशकारी पड़ोसी देश कौन? भूटान। राजीव गांधी की विदेश नीति में 4 बातों पर जोर दिया गया। डिस्प्रामेंट, डिक्लोनिसेशन, डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी ऑफ पीस, अर्थात 4D। ये राजीव गांधी जी के द्वारा। CTBT संधि कब से प्रभावी हुई? 1996 से प्रभावी हुई। NPT संधि कब से लागू हुई? 1968 से। भारत को आसियान का पूर्ण संवादी सहयोग कब बनाया गया? जुलाई 1996 में। MGC क्या है? मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन यानी MGC। लाहौर समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ब्रिक क्या है? ब्रिक ब्राजील, रूस, चीन, भारत का संगठन है। दितांत का अर्थ होता है 2 महाशक्तियों के मध्य तनाव कम होना। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कार्यालय जिनेवा में है। पोखरण परीक्षण द्वितीय कब हुआ? मई 1998 में हुआ। पोखरण कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। आज भारत किस प्रकार की प्रसिद्ध महाशक्ति है? आर्थिक। लुक फॉर ईस्ट नीति का संबंध भारत का किससे है? आसियान से है। लुक फॉर मिडल ईस्ट की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। हाल ही में कमलेश शर्मा ने दूसरे काल का ये जोड़ीगा द्वितीय परमाणु कार्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण जो हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दक्षेश संघ की सदस्य संख्या 8 मानी जाती है। गुजराल सिद्धांत का संबंध पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना। चीन द्वारा किस नदी पर बांध बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दक्षिण चीन सागर में तेल उत्खनन हेतु भारत का वियतनाम के मध्य सहयोग के विरुद्ध किस देश द्वारा विरोध किया गया? चाइना के द्वारा। परमाणु नीति का प्रमुख प्रतिनिधित्व पहले हमले न करने के पर। आसियान संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। दक्षेश संघ की स्थापना 1985 का श्रेय जो है वो मुजीर बुर्रहमान को दिया जाता है। भारतीय संविधान में कहां पर विश्व शांति का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 में विश्व शांति का उल्लेख है। अब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी और रूसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। इस समय राजवंश था बूर्बो राजवंश का। किस राजा के काल में फ्रांस राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील था? तो लुई 14 के काल में। स्टेट जनरल के 3 सदस्य थे, कुलीन, पादरी वर्ग और साधारण वर्ग। पार्लुमा क्या थी? तो न्यायपालिका थी। मोंटेगू, दिद्रो, रूसो, कन्वेंसो, हालवेश कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के।
फ्रांस में प्रथा धर्म के नाम पर कौन सा कर लिया जाता था? तो ये देखिए, एक टाइल होता है और एक टाइथ होता है। तो टाइथ जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर माना जाता है। फ्रांस में धार्मिक कर था टाइथ। वोल्टेयर कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था। नेपोलियन का शासनकाल 1799 से लेकर 1815। कौंसिल का शासन कब तक रहा? 1779 से 1804 तक। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रैफलगर का युद्ध नेपोलियन और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। नेपोलियन की निर्णायक पराजय मैंने कल पढ़ाया था, वोटरलू का युद्ध पढ़ाया था, जिसमें नेपोलियन की अंतिम हार मानी जाती है। अमेरिकी उपनिवेश भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बटा है? 3, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ 4 जुलाई 1776 को। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा कौन सी क्रांति का है? अमेरिका की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है वो फ्रांस की क्रांति का नारा है। कॉमन सेंस किसकी बुक है? टॉमस पेन की बुक है। 1917 में कहां पर क्रांति हुई थी? रूस में क्रांति हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति के बाद रूस में किस दल का अधिनायकवाद स्थापित हुआ? साम्यवाद का। अप्रैल थीसिस का संबंध किससे है? साम्यवाद। अप्रैल थीसिस का संबंध रूस से है। बोल्शेविक क्रांति का संबंध भी रूस से है। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है? मार्शिले। अगला है किसानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर। तो देखिए, धार्मिक कर कौन सा था? टाइथ था। फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ 21 सितंबर 1792 को। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को। रूस में राजशाही का पतन हुआ फरवरी 1917 में। रूसी किसान स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले थे। रूस में स्थानीय स्वशासित संगठन क्या कहलाते थे? सोवियत कहलाते थे। फरवरी 1997 के बाद आंदोलन में लेनिन द्वारा की गई मांगों का किस नाम से जाना जाता है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कॉमनटेस का गठन हुआ था 1919 में। 1918 से 20 तक रूस में चले गृह युद्ध में जार समर्थक कहलाते थे व्हाइट्स। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? इंग्लैंड का। वुड्रो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद किस पद्धति को अपनाया? उदारवादी लोकतांत्रिक पद्धति को। किस देश में स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य कारण कर थे? तो अमेरिका। अब अगला आता है हमारा टॉपिक 1857 की पृष्ठभूमि, कांग्रेस का जन्म, गांधी जी की भूमिका और भारत का विभाजन। तो ये 4 टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का स्थापना हुई थी, बताया भी, दिसंबर 1885 में। स्थापना प्रयास से हुई थी, A.O. ह्यूम के प्रयासों से। कांग्रेस का अधिवेशन कहां प्रस्तावित था? पूना में प्रस्तावित था, लेकिन हुआ कहां? मुंबई में। और मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी। गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज मानी जाती है, डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है कांग्रेस। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि अंग्रेजी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं सरोजिनी नायडू। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग प्रस्ताव पास हुआ नागपुर अधिवेशन में। प्रस्तुत किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, पास हुआ था नागपुर अधिवेशन में। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और लोगों ने नारे लगाए थे, साइमन गो बैक, है ना। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? 8 से 9 अगस्त 1942। कहीं 8 अगस्त आती है, कहीं 9 अगस्त आती है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टोफेट। वेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1945 में वेबेल योजना प्रारंभ की गई थी। 30 जून 1947 की घोषणा क्या थी? भारत का विभाजन था 30 जून 1947। भारतीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले वीर सावरकर।
बहुत महत्वपूर्ण है। डाकघर अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1894 में डाकघर अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। 1857 का सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ? बैरकपुर छावनी में हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा। बिहार में क्रांति का नेतृत्व जगदीश कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति है उसके प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी कहलाते हैं। स्वशासन सुशासन से श्रेष्ठ है, ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। 1857 के विद्रोह की कौन सी तारीख निश्चित की गई थी? 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन हो कब गई थी? 10 मई को ही हो गई थी। भारत परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1858 के एक्ट के तहत। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। शिक्षा का इंतजार किया जा सकता है, स्वराज का नहीं। किसने कहा? केशव चंद्र सेन ने। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1773 का अधिनियम के तहत। बनारस में सैन्य क्रांति को किसने दबाया था? कर्नल नील ने दबाया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाएं आ जाती हैं। तो हमने हिस्ट्री देख ली, अब हम देखते हैं पॉलिटी। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रवर्तक और विचारक डेविड ईस्टन को कहते हैं। पुरातन और आधुनिक दृष्टिकोण का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध माना जाता है। पुरातन दृष्टिकोण बल देता है आदर्शवादिता पर, आधुनिक दृष्टिकोण बल देता है वैज्ञानिक और यथार्थवादिता पर। दोनों याद रखने हैं। कार्य करने की वह क्षमता जो अन्य को प्रभावित करती है वो शक्ति कहलाती है। संप्रभुता शब्द किस भाषा के सुपरनेस से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के सुपरनेस से संप्रभुता शब्द लिया गया है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसने कहा? ग्रीन ने। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, विलोबी के द्वारा कहा गया। जन संप्रभुता का प्रवर्तक और विचारक कौन माने जाते हैं? रूसो। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण बल देता है तथ्यात्मकता पर। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तब वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। राज्य के प्रमुख लक्षण जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। बहुलवाद के प्रमुख विचारक हैं लिंडसे, कैब, गियर्स और लास्की। एकलवाद के विचारक है बोंदा, होब्स और ऑस्टिन। कानूनी संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन। पुरातन दृष्टिकोण जोर देता है मूल्यों पर। विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक के लेखक है जॉन ऑस्टिन। आधुनिक राष्ट्र राज्य की शुरुआत मैकियावेली के द्वारा की गई थी। सत्ता से अभिप्राय है शक्ति और जनसमर्थ। राजनीति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आता है भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतियां और भारत की विदेश नीति। किस समिति का प्रतिवेदन राजनीति और प्रशासन के अपराधीकरण पर प्रकाश डालता है? तो ये समिति बोहरा समिति प्रतिवेदन। 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था भारतीय संसद पर। अन्ना ने अपना अनशन किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो रामलीला मैदान से प्रारंभ किया था। सिविल सोसाइटी के ने किसके खिलाफ अनशन प्रारंभ किया? भ्रष्टाचार के खिलाफ। मिजोरम और मणिपुर में सक्रिय आतंकवाद संगठन MNF और PLA। PV सिंह वी राव की विदेश नीति का मुख्य लक्षण आर्थिक हितों के संरक्षण पर जोर देना। भारत अमेरिका के मध्य परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ था 18 जुलाई 2005 को। कच्छ द्वीप टापू विवाद किस देश के मध्य था? भारत और श्रीलंका के मध्य। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध किस देश से है? भारत और पाकिस्तान से है। गुटनिरपेक्षता के कर्णधार थे नेहरू, टीटो और नासिर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लुक ऑफ ईस्ट का उद्देश्य है आसियान, ये करवा दिया है। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में बांडुंग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये भी करवा चुकी हूँ, अनुच्छेद 51। पंचशील का सिद्धांत जो है किन देशों के मध्य? भारत और चीन के मध्य। पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भारत पाकिस्तान संबंधों में मुख्य समस्या कश्मीर विवाद। सिंधु जल नदी 1960 में किन देशों के मध्य? भारत और पाक के मध्य। गुजराल सिद्धांत का संबंध पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना।
महाकाली व टनकपुर परियोजना किस देश के साथ जुड़ी हुई है? नेपाल के साथ। सच्ची गुट निरपेक्षता का नीति का प्रतिपादन किया था? मोरारजी देसाई के द्वारा। अब आता है भारतीय संविधान, जिससे कि डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांस है। सरकार और व्यक्ति के संबंध तय करने के लिए आवश्यक होता है क्या? संविधान। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। मौलिक अधिकारों को उल्लेख किस भाग में है? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में। किन संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत। राष्ट्रपति पद्धति व्यवस्था ली गई है कौन से, कहाँ के संविधान से? अमेरिका से। भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध लागू हुआ सामान्य और संकट काल दोनों में। अनुच्छेद 32 के आधार पर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जो है वो जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रतिक्षण, प्रमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला है मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था। अभी कितनी है? 22 भाषाएं। अगला मूल कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य में कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में? 6 है। संपत्ति का मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके अंतर्गत। कानून का समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पर्यावरण की रक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 48 क में। भारत में वयस्क मताधिकार प्रारंभ हुआ 1952 के प्रथम चुनाव से। मत देने का अधिकार भारत में एक क्या है? कानूनी अधिकार है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश में सर्वाधिक प्रभावित है? तो प्रजातंत्र जो है वो हमारा ब्रिटेन के संविधान से। संविधान के अनुसार भारत को बताया गया राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में वर्णन है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये आपको याद ही करनी ही पड़ेंगी। भूमंडलीकरण की अवधारणा के जनक रॉबर्टसन कहलाते। ऐसा कहा जाता है कि भूमंडलीकरण के विरुद्ध तर्क देना, गुरुत्व के कानून के विरुद्ध तर्क देना, ये कथन है कोफी अनान का। किसका है? कोफी अनान का है। अगला है भूमंडलीकरण के सबसे अधिक समर्थक कौन है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। भूमंडलीकरण शब्द को लोकप्रिय बनाया एंथनी मेंडिस ने। 1972 में पर्यावरण सुरक्षा यूएन का सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। क्योटो संधि किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ग्लोबल वार्मिंग क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हुआ 2012 में। ओपेक की स्थापना 1945 में। एजेंडा 21 का मतलब है शिखर सम्मेलन से। मैट्रिच संधि 1991 का संदर्भ यूरोपीय संघ से है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित करने वाली रिपोर्ट को विश्व विकास रिपोर्ट कहा जाता है। WTO का महानिदेशक कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। द एंड ऑफ स्टेट पुस्तक के लेखक कनिची ओहमी थे। COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक काम कम करते हैं दबाव समूह के। ऋग्वेद चर्चा के दौर का परिणाम है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। विश्व आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी देशों पर और राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष अभी नहीं है। कौन है? कमेंट करके बताना। स्थानीय स्वशासन। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। सरोजनी नायडू जी का कथन है। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ हुई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हो गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर।
73वें और 74वें संविधान संशोधन में ग्रामीण और नगरीय प्रशासन में कितने विषय जोड़े गए थे? देखिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे, और 74वें संविधान संशोधन में जो है वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 16 विषय थे। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाना। नगरीय स्वशासन के ऊपरी स्तर पर कौन सा निकाय है? नगर निगम। स्थानीय स्वशासन में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 243(6) के अंतर्गत। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। हरलाल सिंह खर्रा समिति का संबंध पंचायती राज से है। नगर परिषद का चेयरमैन निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला प्रमुख अपना इस्तीफा जो है वह संभागीय आयुक्त को देता है। अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है सोशियोलॉजी, जिसके अर्थ और प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं लोक प्रशासन का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एडमिनिस्ट्रेशन निम्न में 2 शब्दों से मिलकर बनता है एड प्लस मिनिस्ट्रेट। प्रशासन की संगठनात्मक एकत्व के संज्ञा देने वाले विद्वान मैरी पार्कर फोलेट। प्रशासन का काम कार्य करवाना व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना लूथर गुलिक ने कहा था। प्रशासन को सरकार में क्या और कैसे से जोड़ने वाले विद्वान मार्शल डी मोक। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम विश्व रूप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम सम्मिलित है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया गया है यूसी गोस्वामी के द्वारा। प्रशासन एक सुंदर कला है, ये कथन एडवर्ड टीड का है। लोक और निजी प्रशासन में भेद का आधार लाख की प्रवृत्ति को माना गया है। अगला है तुलनात्मक लोक प्रशासन में बाजार कैंटीन प्रतिमान का विकास फ्रैंक रिग्स ने दिया था। लोक प्रशासन विषय रूप में शुरुआत मानी जाती है 1887 में। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव संबंध दृष्टिकोण को प्रतिपादन किया था एल्टन मेयो ने। लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में सम्मिलित होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका व्यवस्थापिका। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण काल द्वितीय चरण माना जाता है। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। तो ये किसने कहा? फ्रीमैन ने। नवलोक प्रशासन के जनक ड्वाइट वोल्डो, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नवलोक प्रशासन संबंध लोक प्रशासन के मानवीय स्वरूप के रूप में। नवलोक प्रशासन का उद्गम संबंध है मिन्नोब्रुक सम्मेलन से संबंधित है। पिल्सन का द्विभाजन सिद्धांत अंतर बताता है राजनीति और प्रशासन में। विकासशील राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? परिवर्तन लाने में आवश्यक है। निर्णय वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधन किसी निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो ये कहा था एलन ने। पीटर एफ ड्रकर ने निर्णय के कितने स्तर बताए हैं? 5 बताए हैं। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय के 3 स्तर बताए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हर्बर्ट साइमन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। टेरी के नेतृत्व में कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 6 बताए हैं। नेतृत्व की कौन सी शैली वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है? प्रजातांत्रिक शैली। नेतृत्व के गुणों की कौन बल करता है? तो चेस्टर बर्नार्ड और एडवर्ड टीड। आकस्मिकता सिद्धांत का विकास किसने दिया? फीडलर ने। संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा किसने कहा? मिलेट ने। प्रबंध सूचना प्रणाली की व्याख्या हेडरसन ने की थी। वह आंतरिक शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे मनोबल कहते हैं। मोटिवेशन किस शब्द से बना है? मोटिव से बना है। आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसकी देन है? मैस्लो की देन है आवश्यकता सोपान सिद्धांत। एक्स और वाई सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं डगलस मैक्स ग्रेगर। द्विधरक विचारधारा किसकी देन है? हजबर्ग की। जेड सिद्धांत आउजी का। प्रत्याशा विचारधारा व्रोम का। एक प्रबंध का जीवन एक सतत निर्णय प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ड्रावर ने। पथ लक्ष्य विचारधारा किसकी देन है? मोहिनी जोन्स की। प्रबंध पद्धति की विचारधारा लिकर्ट की। संगठन के सिद्धांत निम्न और उच्च का नियंत्रण या सत्ता क्या कहलाती है? पद सोपान व्यवस्था कहलाती है। आदेश की एकता का सिद्धांत वह मान्यता है कि किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। हेनरी फियोल का कथन है एक व्यक्ति एक स्वामी है, सिद्धांत दिया आदेश की एकता से संबंधित है।
फ्यूल के अनुसार नियंत्रण के क्षेत्र कितने कर्मचारी जरूरी हैं? तो 5 से 6 कर्मचारी जरूर होने चाहिए। उर्वरक नियंत्रण के क्षेत्र हेतु आदर्श संख्या मानते हैं 4, जबकि फ्यूल मानते हैं 5-6। गैंग प्लैंग अथवा फुल व्यवस्था योजना थी हेनरी फ्यूल की। मुख्य कार्यपालिका को सहायता कार्य करते हैं सूत्र और स्टाफ अभिकरण। सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है। यह है एल.डी. वाइट का कथन है। सरकार के द्वितीय संबंधों की पूर्ति कौन करता है? स्टॉक अभिकरण करता है। सरकार के प्राथमिक दायित्वों की पूर्ति सूत्र अभिकरण करता है। अधीनस्थों की भूमिका को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वो सब केंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। हेनरी फ्यूल का फेमस कथन है। ये कथन है, देखिए याद करने ही पड़ेंगे। उच्च से निम्न स्तर को अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। ये कहा एल.डी. वाइट ने। अंग्रेजी शब्द डिलेगर का अर्थ क्या होता है? प्रत्यायोजन। समन्वय कार्य का विभिन्न हिस्सों के बीच तालमेल स्थापित करने की महत्वपूर्ण गतिविधि है सेकलर हडसन का। प्रशासनिक संगठन में समन्वय स्थापित करने के कितने साधन हैं? औपचारिक और अनौपचारिक 2 होते हैं। देखने की श्रेष्ठ दृष्टि अथवा अधिदर्शन कहलाता है परिवेक्षण। दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग में निर्देशन का परिवेक्षण है। ये कथन है रेनिंग का। प्रभावी समन्वय हेतु आवश्यक तत्व माना जाता है सहयोग। प्रत्यायोजन से क्या लाभ मिलता है? कार्यक्षमता और कार्यों में वृद्धि होती है। नियंत्रण के क्षेत्र को मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषित किया ग्रुगनॉज ने। अगला है सामान्य गैर प्रशासन की अवधारणा किसकी देन है? ब्रिटेन की। आईपीएस संवर्ग का नियंत्रण प्राधिकार का समय गृह मंत्रालय। आईएएस के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का समय 8वां होता है। 8 अखिल भारतीय विशेष सेवा संगठित का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से। सामान्य वर्चस्व वाले प्रशासन की सिफारिश जो है वो नॉर्थ कोस्ट ट्रेवलियन रिपोर्ट मानी जाती है। मंत्री सचिव संबंधों से जुड़ा होता है टीटी कृष्णाचारी वर्सेस एच.एम. पटेल। आईसीएस को दर्शन और आधार प्रदान करने वाले प्रमुख दस्तावेज मैकाले रिपोर्ट। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1991 में नागरिक चार्टर की घोषणा की? तो ये की थी जॉन मेसन ने। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? सामान्य योग की। राष्ट्रपति महाभियोग 61 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। अब तक कितनी बार 360 का प्रयोग हुआ? 1 बार भी नहीं। 280 में उल्लेख है वित्त आयोग के गठन का। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर थे, अभी नहीं है। अभी कौन सा वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है आप बताएंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम पारित किया गया 1956 में। उदारीकृत अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई पीवी नरसिम्हा ने की थी। रखवाली कुत्ते की संज्ञा की समितियों को दी गई लोक लेखा समिति को। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्य है सरकारी लेखों की जांच करना। लोक उपक्रम समिति का गठन जो है वो 1964 में हुआ था। अगला है ज्योग्राफी, पृथ्वी की गति और उसके प्रभाव। तो देखते हैं। गर्मी में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ दिसंबर में मनाते हैं सर्दी में, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाते हैं। सूर्य कहीं सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं। अगला है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उत्पन्न होता है। अंश या डिग्री किसे मापते हैं? अक्षांशों को मापा जाता है। पूर्व चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है? 2 घंटे 26 मिनट का होता है। प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएं अक्षांशों का आकार निम्न में से कैसा होगा? घटता जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? इनका आकार जो है वो घटता जाएगा, छोटी होती जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस समझौते में हुआ? अनुसार तो 1892 के समझौते के अंतर्गत। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा। चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है? 2 बार। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके कक्षीय सतह में कितनी डिग्री का कोण? 66.5 डिग्री का कोण बनता है। दिन व रात में परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो ये होता है घूर्णन गति के कारण।
भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच साध्य समय GMT में कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। पृथ्वी में कौन सी दिशा की ओर चक्कर लगाती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी शहर से। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर दो देशांतरों की मध्य दूरी क्या है? बढ़ेगी ना। अगला है, ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। चंद्रमा 1 माह में पृथ्वी में कितनी बार समकोण पर होता है? 2 बार। दुर्बल मंडल का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहता है? लगभग 12,000 सेंटीग्रेड। कौन सी तरंग तरल भाषा में लुप्त हो जाती है? तो ऐस तरंगे वह तरल में नहीं चलती हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी में 2900 से 6378 किलोमीटर गहराई में कौन सी धातु लोह आयरन की अधिकता होती है? मेंडिल और अंतरम सीमा जहां घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है गुटेनबर्ग असमानता कहलाती है। मेंटल और आंतरिक जो इनर सीमा है उसके बीच में मोह पाई जाती है परपटी और परवार के बीच में। करवा चुकी हूँ। खनिजों में किसकी पृथ्वी की आयु में परिकलन समांतर प्रयोग किया जाता है? थेरियम सीमसा का। समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। भूकंप की लहरों को किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। गहराई में जाने पर पृथ्वी का तापमान कितने सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है? तो ये बढ़ेगा 50 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से। पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? लगभग 70.8, 71% भी कहीं आता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया FB टेलर के द्वारा। पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ? कार्बोनीफेरस युग में। संपूर्ण स्थल मंडल पर कितनी भूप्लेटों में निर्मित है? तो 6 भूप्लेटों में निर्मित है। अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रतिपादित की थी वैगनर महोदय के द्वारा। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत करता है जोली ने किया था। पेंटागोनल डोडिकाहाइड्रेट सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लूमोंट के द्वारा किया गया। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। टेलर के अनुसार स्थल प्रवाह की शक्ति के द्वारा होता है। चंद्रमा का ज्वारीय बल के कारण जो है वो होता है। विश्व के एक भूभाग खंड जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है अस्तित्व किस काल में हुआ? परमियन काल में। अगला है, वायुमंडल की संरचना दबाव पेटियां। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? कि वायु अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में मिलने वाली गैसों को भागा के अनुसार सही अनुक्रम में करना है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। कौन सी परत ऊंचाई के साथ तापमान तक क्रमशः घटता है? तो क्षोभ मंडल में घटता है तापमान। कौन सी परत में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो चुंबकीय मंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल की किस परत का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? क्षोभ मंडल का पड़ेगा। किस परत में ओजोन गैस की सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है? समताप मंडल में। सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सूर्य ताप कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की कुल ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त होता है? 2 अरबवां भाग। कौन सा कारक तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो सूर्य से दूरी नहीं करेगा। विश्व में जनसंख्या तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है? दक्षिणी ध्रुव में। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार, इंच और पास्कल होती है। तापमान बढ़ने के साथ वायुदाब क्या होगा? घटेगा। दोनों में विपरीत संबंध होता है। वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? तो वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। विश्व में सबसे अधिक वायुदाब वाला स्थान को है इर्कुटस्क, जो कि कहाँ? साइबेरिया में है। वायुदाब पेटियां आदर्श स्थिति में कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर चमकती है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें समदाब रेखाओं को काटती हैं न्यून कोण पर। पछुआ पवनों को करवा चुकी बहुत ही अच्छे से। पछुआ पवनों गरजती 40 दो की दक्षिणी पछुआ पवनें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पवन को हिमबक्षणी कहा जाता है? तो चिनूक को हिमबक्षणी कहा जाता है। कैलिफोर्निया के मरुस्थल में चलने वाली शीतकालीन गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? सांता आना कहलाती है। हरिकेन का उद्गम होता है कैरिबियन सागर से।
महासागरीय धाराएं और ज्वार। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लो गर्त और ट्रफ कहा जाता है। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले एफ गोल्टन ने किया था। जेट धाराओं की अधिकतम गति नोट में लगभग 200 नोट होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हरिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये कहाँ पर आते हैं? वेस्ट इंडीज में। कहाँ जाने जाते हैं हरिकेन्स के नाम से? वेस्ट इंडीज में। शांत पेटी की जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं। ये भूमध्य रेखा और इसके दोनों ओर। सहारा मरुस्थल में बहने वाले गर्म स्थानीय पवन को हरमट्टन कहा जाता है। इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। डॉक्टर पवन सहारा मरुस्थल में चलती है। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना उष्णकटिबंधीय अभिसरण से है। ग्रांड बैंक अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। मछली पालन केंद्र है। किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रभावित होती है? पेरू के तट पर। कौन सी एक उष्ण जलधारा है? क्यूरोशिवो। ज्वार भाटा कब आता है? प्रतिदिन आता है ज्वार भाटा। तो पृथ्वी के केंद्र पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो m बटे में r बाई इंटू 2। ज्वार के कितने समय पश्चात भाटा आता है? तो 6 घंटे 13 मिनट के बाद जो है वो भाटा आता है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार में प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण जो है वो चंद्रमा का परिक्रमण है। कौन सी संकल्पना ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है? तो प्रगामी तरंगे। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति समकोण पर होती है। अब आता है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भीय काल की हैं? जुरासिक काल की मानी जाती हैं। जुरासिक और इओइन काल की। कुल कितने जिले हैं जिसकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? तो 23 जिले। अरावली पर्वतमाला की समुद्र में औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में किस वायुदाब क्षेत्र फल बनाता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? फतेह सागर झील में स्थित है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60% भाग पर। जनगणना संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में जो है वो जनगणना है। राज्य कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से पेश में किस स्थान है? प्रथम। अगला है राज्य के दालों के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? नागौर। खनिज का सर्वाधिक आयात मूल्य होता है पेट्रोलियम का। कांगड़ी किस प्रकार की फसल है? दक्षिणी राजस्थान की कांगड़ी कहा जाता है। बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा किसके सहयोग से स्थापित किया? विश्व बैंक के सहयोग से। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। रॉक वो और मिनरल सी कहा जाता है एस्बेस्टोस को। तांबे में उत्पादक दृष्टि में प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान का खेतड़ी। जिप्सम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। शहद क्लस्टर विकसित करवाया था मैंने कल, भरतपुर। राजस्थान का चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। चुंगी समाप्त की गई 1 अगस्त 1998 को। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? जोधपुर में स्थापित किया जाए। राजस्थान की जलवायु, मिट्टी और वनस्पतियां। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो 7 देशों से। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा करक रेखा कहलाती है। सह्याद्री को किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है वो जगह मुहाना कहलाती है। भारत के कुल कितने प्रतिशत पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो 29.3% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर समतल मैदान है? लगभग 43% पर। खोल्स किसको कहते हैं? दोआब में मिलने वाली उच्च भूमि को खोल्स कहा जाता है। अन्नाई मुड़ी पर्वत जो है वो किस अन्नाई मलाई पहाड़ियों में स्थित है। महान हिमालय की संरचना विशेषता है रिवर्स ब्रंच की। किस नदी के डेल्टा मैदान को दक्षिणी भारत धान्यगार कहते हैं? तो कावेरी के डेल्टा को। माउंट आबू निर्मित है बलुआ पत्थर से। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिमी बंगाल में। कौन सा भारत ऐसा राज्य है जिसमें सबसे लंबी समुद्र तट है? तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय भूमि और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ICAR का स्थित है उटक मंडक में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के निम्न में से कौन से मौसम में अधिक मात्रा में वर्षा होती है? तो शरद ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है। भारत में प्रथम जैव मंडल आधारित आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया था? बेतवा नदी पर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे।
अब आता है फेवरेट वाला दर्शन शास्त्र, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। सुख ही मानव जीवन का परम ध्येय है, सिद्धांत सुखवाद का। सुखवाद को मूलतः कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया, नैतिक और मनोविज्ञान। उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रवर्तक जर्मी बेंथम। बेंथम में सुख मापने के कितने उपाय बताए हैं, 7 उपाय बताए हैं। शुभ संकल्प की अवधारणा किसने दी थी, कांट के द्वारा दी गई थी। कांट ने कर्मों को कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। कांट के कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य। कांट आदेशों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश। साध्यों के राज्य का नियम किसने दिया था, कांट ने। नैतिकता के पूर्व मान्यताएं कितनी हैं, संकल्पना की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अमृतत्व। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक है वो कांट की है। संकल्प स्वतंत्रता की 3 पूर्व मान्यताएं कौन सी होती हैं, कर्म करने का सामर्थ्य, कर्म करने का उद्देश्य और विकल्पों की उपस्थिति। सापेक्ष आदेश कांट के अनुसार कितना है, हितवाश्रित आदेश, प्रकृत आदर्श और पूर्ण शुभ। शुभ प्लस आनंद क्या कहलाता है, पूर्ण शुभ कहलाता है। स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद समर्थक विचारधारा है चारवाक और एपिक्यूरस होप्स की। स्वार्थ मूलक नैतिकवाद सुखवादी समर्थक है बेंथम, मिल और सिज्विक, जो कि स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद के समर्थक माने जाते हैं। आधुनिक दार्शनिकों में उपयोगितावाद का वर्गीकरण किस किसने किया था, सुख मूलक उपयोगितावाद और आदर्श मूलक उपयोगितावाद। मनोविज्ञान स्वार्थवाद का समर्थन करता है, बेंथम ने कहा। बेंथम 4 दबावों की बात करता है, कौन से, भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक और धार्मिक दबाव। अब आते हैं वेद उपनिषद। वेदों का अन्य नाम क्या बोलते हैं, औपरुष्य बोलते हैं। श्रुति किसे कहा जाता है, वेदों को कहा जाता है। स्थूल दृष्टि में वेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कौन सी दृष्टि में, स्थूल दृष्टि से। कर्मकांड से संबंधित संहिता, ब्रह्मचर्य और आरण्यक होते हैं। ज्ञानकांड जो है वो उपनिषद होते हैं। वेदों की चतुर्विध विभाजन, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नासदेय सूक्त और पुरुष सूक्त का वर्णन कौन से कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। पॉलीथीज्म किसे कहा जाता है, बहुदेववाद को पॉलीथीज्म कहा जाता है। उपनिषदों में विश्व में पाई जाने वाली नैतिक व्यवस्था को वैदिक ऋषियों ने क्या संज्ञा दी, ब्रह्म की। संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली नैतिक व्यवस्था को वैदिक ऋषियों ने क्या संज्ञा दी, ऋत की। वैदिक युग की नैतिकता ब्राह्मणोन्मुखी है, यानी ब्राह्मणों के मुख से बोली गई है। वैदिक कालीन लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, यज्ञ करते थे, उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे। किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। उपनिषद काल मानव जीव का उत्तम लक्ष्य हो गया आध्यात्मिक उन्नति का। वैदिक कालीन युग में नैतिक कर्तव्य के उल्लंघन को कहा गया पाप। वैदिक कालीन युग में नैतिक आचरण के अनुकूल कर्तव्य को पुण्य कहा गया। वैदिक कालीन देवता मानते थे सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु तथा जल को। विश्व में प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते थे वेद, हैं आज भी। भारतीय धर्म का मूल उद्गम स्रोत माना गया है वेदों और उपनिषदों को। सुकरात और देकार्त को देखिए। मनुष्य की समस्त वस्तुओं का मापदंड, प्रोटेगोरस ने कहा। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, इंद्रियजन्य और भौतिक। ज्ञान ही सद्गुण है, बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, सुकरात का है। व्यक्ति स्वेच्छा से न तो बुरा होता है न अनिच्छा से भला, तो ये भी सुकरात का कथन है। देकार्त की दार्शनिक विधि किस नाम से जाती है, संदेह की विधि। देकार्त के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, निगमन और प्रतिगमन 2 प्रकार का होता है। सोफिस्ट विचारधारा किस ज्ञान को मानते थे, इंद्रिय जन्य ज्ञान को। सुकरात ने किस प्रकार का ज्ञान किया, बौद्धिक प्रत्यय आत्मक ज्ञान। सुकरात किस प्रकार का ज्ञान सत्य मानते थे, वस्तुनिष्ठ ज्ञान। आकाट्य और स्थापित ज्ञान क्या कहलाता है, प्रतिभान। प्रतिभान द्वारा स्थापित ज्ञान क्या कहलाता है, निगमन। देकार्त की दार्शनिक विधि कितने सूत्र थे, तो 4 सूत्र थे। कोगिटो इग्रो सम जो है वो कथन किसका है, डेकार्टे का। मैं विचारशील प्राणी हूं अतः मैं अस्तित्ववान हूं, डेकार्टे का। डेकार्टे के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है, सरल होता है, अभौतिक होता है, अबाध्य, अद्वितीय, शाश्वत, देश कालीन, गतिशील और स्पष्ट होता है। देकार्ते के किस सूत्र में संश्लेषणात्मकता की विधि का प्रयोग होता है, तो 3रे सूत्र में। किसे यूनानी के जहर देकर मारा था, यूनान में जहर देकर प्लेटो को।
डेकार्टे की संदेह पद्धति के सूत्र हैं कैप्नानोला और ऑगस्टाइन। डेकार्टे के अनुसार आत्मा किस ग्रंथि के शरीर का संचालन करती है? पीनियल ग्रंथि का। डेकार्टे के अनुसार इंद्रिय जन्य ज्ञान कैसा होता है? भ्रामक होता है, परिणामी, इंद्रियों को धोखा देने वाला और संदेह युक्त, अपूर्ण गतिशील होता है। अब अगला है वर्ण व्यवस्था, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ। मनुष्य के जीवन को कितने वर्षों में विभाजित किया गया? 100 वर्षों में। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाला। धर्म, जो धारण करने वाला। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना। गीता का निष्काम कर्म, बिना फल के किए कर्म करना। जब जैन नीति शास्त्र में साकार ज्ञान के 5 भेद बताए हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनन, पर्याय और केवल। जैन दर्शन में हेतुवा व्यास के 3 भेद, असिद्ध, विरुद्ध और अनैतिक। जैनों के अनुसार द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं, जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। शादवाद का सिद्धांत जैन दर्शन से जुड़ा है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण के उपाय। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह का। सत्याग्रह में कितने गुण आवश्यक हैं? 11। सत्याग्रह कौन से रूप हैं? असहयोग हो गया, हड़ताल हो गई, सविनय हो गया, हिजरत हो गया, उपयास हो गया। गांधी जी ने किसकी पवित्रता पर जोर दिया? साधन और साधन की परिवर्तन, साधन और साध्य की परिवर्तन। गांधी जी की साधन और साध्य में कौन सा संबंध मानते थे? अन्योन्याश्रय। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। न्यायसिद्ध का सिद्धांत संबंधित है गांधी जी से। ऑन द लास्ट पुस्तक है रोस्कन की। अगला है समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। ये तो कर चुके हैं ना, दोबारा आ गया। ये भी कर चुके हैं। वर्ग और जाति जो कर नहीं चुके हैं भाई, समाजशास्त्र के क्वेश्चन कहाँ कर लिए हमने? नहीं किए, तो यहाँ तक कर लिया था। अब ये देखिए, समाजशास्त्र के जनक हम किसको? अगस्त काम्टे को मानते हैं कि इसका विज्ञान है समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। रॉबर्ट विस्टाइन। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज को समझना। समाजशास्त्र का विज्ञान का विकास कब हुआ? 1919 में। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन करता है, दुर्खीम ने कहा था। समाजशास्त्र का विज्ञान है, वोर्ड के द्वारा कहा गया था। ग्रामीण समाजशास्त्र की शुरुआत किस देश में पहले हुई? अमेरिका में। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, मैकाइवर के द्वारा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है। हर्बर्ट स्पेंसर की पहली बुक सोशल स्टैटिक्स थी। व्हाइट इज सोशियोलॉजी पुस्तक जो है वो दुर्खीम की है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज की ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सामान्यात्मक संप्रदाय के समर्थक सोरोकिन, दुर्खीम और होप्स हाउस थे। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहन है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट क्रोवर का। समाजशास्त्र नाम सर्वप्रथम कब दिया? 1938 में। लोकीकरण नामक विचारधारा किसने दी? M.N. श्रीनिवासन ने। समाजशास्त्र समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान है, जॉर्ज लुडबर्ग का है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक है टोनीज, रोज, बोनविक, बर्गेस और पार्क। सामाजिक स्थिरता व सामाजिक गति का सिद्धांत अगस्त काम्टे ने दिया। अब है अवधारणाएं। समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, संयुक्त और त्रिसंयुक्त के रूप में किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज एक सावेक के रूप में किसने परिभाषित किया? दुर्खीम ने। समाज का निर्माण कैसे होता है? समूह की अंतःक्रिया से होता है। एक संदर्भ समूह निम्न में से निर्मित होता है जो व्यक्ति इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। संदर्भ समूह प्रत्यक्ष सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था हाइमैन ने। किसने काल्पनिक संदर्भ प्रत्यय का प्रतिमान दिया? मर्टन ने। अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन कुले के द्वारा। द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक के लेखक हैं मर्टन। अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह के विद्वान बताए गए हैं लेस्टर फोर्ड। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर और पेज। उद्योग विकास के 3 स्तर, जंगली स्तर, बर्बर और सभ्य स्तर, मॉर्गन ने बताए थे। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो मैक्स वेबर की बुक है। समस्त इतिहास को संघर्ष का इतिहास किस विद्वान ने? कार्ल मार्क्स ने बताया।
संभ्रात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रतिपादित किया वी पोरेट के द्वारा। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक पुस्तक के लेखक सोरोकिन हैं। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष जो है वो रोल्फ लिंगटन का है। परिस्थिति पुंजय प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट मर्टन ने। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, रॉबर्ट वीरस्टीड का है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डेविस ने। पति पत्नी और डॉक्टर मरीज जैसे परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? विपरीत परिस्थितियां। अब अगला है वर्ग और जाति। थोड़ा सा खटाफटा सा आ गया तो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन लीजिएगा। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार एक दूसरे को पृथक किए जा सकते हैं। मैकाइवर पेज का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मार्क्स ने कहा था। वर्ग निर्धारण में परिस्थिति समूह को महत्वपूर्ण माना जाता है, मैक्स वेबर ने कहा। वर्ग के 7 आधार जो विभाजित किए थे रॉबर्ट वीरस्टीड के द्वारा किए गए थे। जाति की सदस्यता होती है प्रदत्त होती है, वर्ग की अर्जित होती है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना चलाई गई थी जनवरी 2008 में। जाति को एक बंद वर्ग कहा, मजूमदार, मदान और किसने कहा था? हंटन ने। विश्व की संस्कृति दृष्टिपात करने में पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन अर्थात स्तरहीन नहीं है, मुर्रे ने। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास जो है वो किसके द्वारा? वेबलिन के द्वारा दी गई थी। वर्ग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? संपत्ति और आय। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो डेविस और मुर्रे की है। सोशल मोबिलिटी पुस्तक जो है वो सोरोकिन की है। ऐसे इन साइकोलॉजी थ्योरी पुस्तक टोलकार पार्सन की है। मैक्स वेबर और सोरोकिन ने स्तरीकरण के कितने आधार बताए हैं? 3 आधार बताए हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है उसे जाति कहा जाता है, चार्ल्स कुले का। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत किन 2 वर्गों को मान्यता प्रदान की? बुजुर्ग और सर्वहारा वर्ग। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। प्रकार्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक किंग्सले डेविस हैं। जाति की सदस्यता निश्चित होती है जन्म से। देखिए आप इतने सारों को पढ़ेंगे, कितने सारे प्रश्न, आप हजारों से भी ज्यादा प्रश्न आपके क्लियर हो गए कुछ थोड़ी सी ही देर में। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। वर्तमान सामाजिक समस्याएं अगर देखें तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे किसकी समाजशास्त्री बुक है? श्रीनिवास की। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है वो धुर्ये की है। किसी भी देश की निर्धनता को आप राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च से माप सकते हैं। निर्धनता को व्यक्तिवादिता के किस विद्वान ने जोड़ा? स्पेंसर ने। संविधान की किस धारा में मानव व्यापार, बेगार, इस प्रकार के बला श्रम का निषेध है? धारा 23 में। अनुच्छेद 21 का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में। जनसंख्या निर्धनता मुख्य उत्तरदायी कारक इस विद्वान ने माना। माल्थस ने। किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता हटाओ का नारा दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस सन में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1969 में। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर करने की योजना लागू की गई। सैडाम मैफल। TRYSEM ट्राइसेम योजना प्रारंभ हुई 15 अगस्त 1979 से। अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? राजस्थान के द्वारा। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम सन 1977 में स्टार्ट हुआ। जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 में। आंख, गले और फेफड़े के रोग किस गैस के प्रदूषण से हुए? सल्फर डाइऑक्साइड से। किस गैस के प्रदूषण के कारण 1 विनिष्ट हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड से। प्रदूषित जल पीने से रोग होता है पीलिया। बादलों की गरज और गड़गड़ाहट ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है, प्रकृति स्रोत है। निर्धनता को व्यक्तिवादिता किस विद्वान ने जोड़ा है? स्पेंसर ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। समान वेतन अधिनियम आयोग किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1976 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। सती प्रथा निरोध अधिनियम सन 1829 में आया था। अपराध देश के विरुद्ध किया गया व्यवहार है। उपरोक्त परिभाषा जो है वो गिलिन और गिलिन के द्वारा दी गई। क्रिमिनल बिहेवियर सिम्टम जो है ये टोपोलॉजी पुस्तक जो है वो क्विलनार्ड और किम्बले की है।
विकासवादी प्रत्ययवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लोमर्स ने। id, ईगो और सुपर ईगो की बात किस समाजशास्त्री की? सिगमंड फ्राइड ने। इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन का गठन 1964 से 66 में हुआ था। आदर्श शून्यवाद व आदर्श विहीनता की स्थिति युवा असंतोष का कारण है, ऐसी समाजशास्त्री ने माना दुर्खीम ने। सुधारात्मक स्कूल में बाल अपराधी अधिकतम कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का आरंभ वर्ष 1997 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। रोजगार बीमा योजना का आरंभ 1993 में। अन्नपूर्णा योजना का आरंभ वर्ष 2000 में। कार्ल मन्हे के अनुसार नियोजित परिवर्तन के उद्देश्य 2 बताए हैं। कौन सी वर्ष काल वर्ष के रूप में मनाया गया? 1979 का। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा करना। नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई? सन 1989 में। अब आता है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1776 में। राष्ट्रीय आय का लेखा सांख्यिकी विवरण कहलाता है। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रवाह होता है उत्पादन, व्यय, आय सभी। जीएनपी से अभिप्राय है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी राष्ट्रीय विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र है एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस डी। एसओ का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः वर्गीकृत किया 3 क्षेत्रों में। कृषि और मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बाजार कीमतों पर एनएनपी ज्ञात करने का सूत्र है जीएमपी एनपी मूल्यह्रास। वर्ष 2009-10 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत? 7.4%। राष्ट्रीय आय की गणना का मुख्य आधार 2004-05 रखा गया था, अभी नहीं है, ये वाला छोड़ दीजिएगा। अगला है 2000 कितनी वृद्धि दर रही? तो 2009-10 में कृषि वृद्धि दर 0.2%। जीएनपी में निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जाता है एनएनपी प्लस डिप्रीशिएशन। अगला है किस अर्थशास्त्री की राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग पर आधारित है? तो फिशर की है। फिशर की परिभाषा देखिए काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आय गणना विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा समीकरण लागू होता है? लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। सोशल अकाउंटिंग मेथड सामाजिक लेखा विधि किसने प्रतिपादित की? रिचर्ड स्टोन ने। मांग आपूर्ति और उपभोक्ता संतुलन। कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात क्या होती है? आयात। राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियां उत्पादन, आय और व्यय रीति। पिंगू के अनुसार वस्तु विनिमय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा घटक सत्य है? जीएनपी प्लस जीडीपी। जीएनपी बराबर जीडीपी। प्रोफेसर कुजनेट ने किस पद्धति को राष्ट्रीय आय की वस्तु सेवा पद्धति कहा? उत्पाद रीति को। पर्सनल इनकम जो हो वो बराबर होती है व्यय योग्य आय और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर के। उपयोगिता की माप संबंधी दृष्टिकोण है गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक अल्फ्रेड मार्शल और एपी पिंगू। क्रमवाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो क्रमवाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादक माने जाते हैं पेरेटो, आर.डी. एलन और जे.आर. हिक्स। मौद्रिक लागत का प्रकार है स्पष्ट लागत। वास्तविक लागत की अवधारणा के जनक मार्शल माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण की उपयोगी लागत तो है स्पष्ट मौद्रिक लागत, अस्पष्ट मौद्रिक लागत। लेखा लागत क्या है? स्पष्ट मौद्रिक लागत। वह लागत जिसका संबंध उत्पादन की मात्रा से नहीं होकर समय के आकार से होता है तो वो है स्थिर लागत। उत्पादन की मात्रा में संबंध उत्पादन लागत कहलाती है परिवर्तनशील लागत। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत होती है धनात्मक। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन मात्रा के साथ कम या अधिक हो सकती है। दीर्घकाल में उत्पादन साधनों की स्थिति परिवर्तनशील होती है। एसी के न्यूनतम होने की दशा में एमसी वक्र एसी के होता है बिल्कुल बराबर। साधनों की अभिजात्य उत्पन्न करती है आंतरिक बचतें। अब देखिए ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुकी हूं। बाजारों बैंकिंग साधनों की अभिजात्यता का विचार दिया गया श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। तटस्थता वर्ग विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1881 में हुआ। उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक मान्यता है वे हेतु मुद्रा निश्चित। द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन के लेखक है चैम्बरलिन। बाजार का प्रमुख विशेषता क्षेत्र है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जिसकी मांग छोटे क्षेत्र तक सीमित होती है स्थानीय बाजार।
सामान्य मूल्य किस बाजार की विशेषता है? दीर्घकालीन बाजार की। जहां अधिकतम मात्रा में वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है उसे थोक बाजार कहा जाता है। समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय किस बाजार की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। किस बाजार में वस्तुओं के लेन देन में कोई संस्थागत अथवा सरकारी प्रतिबंध नहीं होता? एकाधिकार बाजार पर। वह बाजार जिसमें किसी वस्तु का अकेला उत्पादक व विक्रेता होता है, एकाधिकार बाजार। जिस बाजार पर वस्तु की मांग तिरछी लोच शून्य होती है, एकाधिकार बाजार। जिस बाजार में फर्म छोटी छोटी और स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में। एकाधिकार बाजार की अवधारणा दी किसने थी? प्रोफेसर चैम्बरलेन ने। जिस बाजार की मांग वक्र ऋणात्मक और बेलोचदार होती है, एकाधिकार बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई थी। जिस बाजार में विक्रेताओं में परस्पर निर्भरता रहती है, अल्पाधिकार। लक्स साबुन किस बाजार का उदाहरण है? एकाधिकार का। जिस बाजार में मांग वक्र ऋणात्मक और अत्यधिक लोचदार होता है, वो एकाधिकार प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण फर्म के द्वारा। अब रुपए की परिभाषा देख लेते हैं। एक प्रतियोगिता फर्म में अधिकतम लाभ का उत्पादन स्तर होगा, AC बराबर MC होगा। एकाधिकार में संतुलन की शर्त MR बराबर MC। एकाधिकार की दीर्घकालीन शर्त असामान्य लाभ। एकाधिकार कीमत उत्पादन मात्रा निर्धारण में वरीयता होती है, MR बराबर LMC इक्वल LAC। विभेदात्मक एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, पूछी गई स्टेटमेंट है, FR वाकर की है। मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से हम वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, हार्टले विदर्थ की है। मुद्रा की अनुपस्थिति में जो विनिमय होता है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। द ट्रिटाइन ऑफ मनी के लेखक हैं JM किन्स। मुद्रा की स्थिर और गत्यात्मक कार्य का विभाजन पॉल आइजिन ने किया था। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्शल की स्टेटमेंट है। अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था क्या है? काली मुद्रा है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर मुद्रा के मूल्य का प्रभाव जो है उसमें कमी आएगी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक है एवरिंग फिशर की। थ्योरी ऑफ प्राइस के लेखक है मार्गेट। देश की प्रधान मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा कहलाती है। मुद्रा मनुष्य के सब आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है, क्राउथर ने कहा। विधि ग्राह्यता के आधार पर मुद्रा को वर्गीकृत किया जाता है, वैधानिक और ऐच्छिक में। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है साख का निर्माण करना। भारत में आर्थिक नियोजन साख निर्माण करने की विधियां कौन सी है? कागज मुद्रा का निर्गमन, प्रारंभिक निक्षेप और व्युत्क्रम निक्षेप द्वारा। केंद्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार का है? कागजी मुद्रा का निर्गमन करके। कागजी मुद्रा जारी करने का एक अधिकार होता है केंद्रीय बैंक को। प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा के बीच अंतर पाया जाता है। प्रारंभिक निक्षेप उन जमाओं को कहते हैं जो जमाकर्ताओं के द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा करवाई जाती है। व्युत्पन्न जमाओं को कहते हैं जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के उद्देश्य से उसके खाते में कुछ राशि जमा कर देता है। ऐसी जमाओं को व्युत्पन्न जमा कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ है खुले बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक कौन है? केंद्रीय बैंक। ब्याज दर ऊंची होने पर साख की मात्रा कम हो जाती है। बैंक द्वारा साख निर्माण का मुख्य आधार नगद कोष होता है। जिन देशों में केंद्रीय बैंक स्थापित है वहां व्यापारिक बैंकों की साख बहुत बड़ी चढ़ी होती है। गुणात्मक साख नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है स्फीतिजनक दशाओं को रोकने में। स्फीतिक दशाओं में नगद कोषानुपात को बढ़ाना चाहिए। जो विधि परिणामवादी नियंत्रण के परिक्षेत्र में नहीं आती वो साख संभाजन विधि होती है। बैंक के नगद कोषों में प्रत्यक्ष नियंत्रण उत्पन्न करने वाले रास्ते को गुणात्मक नियंत्रण कहते हैं। बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव ब्याज की दीर्घकालीन दरों तथा स्थिर पूंजी के माध्यम से पड़ता है। ये कथन है किन्स का। बैंक दर में परिवर्तन के प्रभाव में शामिल है संकुचन प्रसार, अंतरिम कीमत स्तर और परिवर्तन विदेशी पूंजी प्रवाह के परिवर्तन। तो ये हमारे थे शॉर्ट नोट्स। मैंने सारे ही जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर कर दिए हैं। तो ये आपको जरूर पढ़ने हैं एग्जाम से पहले, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी की एग्जाम बहुत अच्छी हो और आप एग्जाम में पास होके नौकरी पाएं। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।